हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 16 चैप्टर लाइट। दुनिया के अंदर अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग तरीके से सेंस करते हैं। जैसे कि चीज़ें देखते हैं हम जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। माउंटेन्स देख सकते हैं, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, लोगों को देख सकते हैं, अपने आसपास कितनी चीज़ें देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, रेनबो देख सकते हैं, बर्ड्स को उड़ते हुए देख सकते हैं, पीकॉक को डांस करते हुए देख सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब उन चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है या उनकी खुद की लाइट होती है। लेकिन जब अंधेरा कमरा होता है, क्या आप उस अंधेरे कमरे में कोई भी चीज़ देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट का पड़ना ज़रूरी है। लेकिन रात को आप मून और स्टार्स देख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है सन की, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए पॉसिबल है। लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। क्या आपने सोचा आपको अलग अलग चीजें क्यों दिखाई देती हैं? आपकी आंखें जिससे आप अलग अलग चीजें देखते हो, वो सिर्फ दिन के टाइम पे या जब लाइट होती है तभी दिखाई देती है, अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देती। अकेली चीजों का होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उन चीजों के ऊपर लाइट का पड़ना जरूरी है या उनकी खुद की लाइट होनी चाहिए जो हमारी आंखों पे पड़ती है, तभी हम चीजें देख सकते हैं। अब पिछली ग्रेड में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ चीजें पॉलिश्ड होती हैं या आप कह सकते हैं शाइनी होती हैं, जो मिरर के तरीके से एक्ट करती हैं। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो डेफिनेटली उसकी जो डायरेक्शन है जो हमारे को दिखाई देती है, वो अलग डायरेक्शन में बीम आती है। इस सबको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक बीम ऐसे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपने ना एक टेबल के ऊपर एक वाइट शीट चिपका देनी है, मोटी वाली जो वाइट शीट होती है। ड्राइंग बोर्ड लेना है, ड्राइंग बोर्ड ले लो और उसके एक एंड पे आपने रख देनी है कंघी। कंघी की जो साइड है वहां पर ब्लैक पेपर लगा देना। बीच में थोड़ा सा जो स्लिट है वहां पर ब्लैक पेपर मत लगाना। जैसे इतना इतना कवर कर दिया, बीच के हिस्से में ब्लैक पेपर नहीं लगाना। अब ये जो कॉम है, इसको मान लीजिए ये नीचे इसके शीट थी, तो इसके बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर रखा है। अब यहां से आपने क्या करना है, टॉर्च की लाइट फेंकनी है। इतना हिस्सा कवर नहीं है ना ब्लैक पेपर से, तो जब आप यहां से टॉर्च की लाइट फेंकोगे तो आप देखोगे कि एक बीम आ रही है, और अगर आप सामने शीशा रख दोगे उसके या ग्लास रख दोगे तो वो बीम उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होके किसी और डायरेक्शन की तरफ को जा रही है। अगर ये वाली जो बीम जो टॉर्च से आ रही थी, इसको पीछे को एक्सटेंड करोगे तो ऐसे जाएगा, और जो वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे पीछे को एक्सटेंड करोगे तो इस डायरेक्शन को जाएगी। तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं इससे कि एक साइड पे आपकी लाइट पड़ रही होती है और जो आप देखते हो वो किसी और एंगल पे आती है। तो जो बीम जो है, रे ऑफ लाइट जो है, जो स्ट्राइक कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब समझना जरूरी ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक आइडियलाइजेशन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो हम मानते हैं कि ऐसे होगा। असल में जो नैरो बीम ऑफ लाइट होती है वो सेवरल रेज की बनी होती है, अलग अलग कलर्स की बनी होती है। और हम जो बोलते हैं रे ऑफ लाइट, वो रे ऑफ लाइट नहीं होता, वो एक कॉन्सेप्ट है जिस वजह से हम बोलते हैं। असल में उसमें अलग अलग रेज होती हैं। अब मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, जिससे आप बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को स्ट्राइक करेगी एक इंसिडेंट रे और बाहर की तरफ को निकलेगी रिफ्लेक्टेड रे। आप मिरर भी यूज कर सकते हैं इस केस में, चाहे तो ग्लास भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम शीट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक लाइन ही आएगी। ठीक है। अब ये जो मिरर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है मिरर से, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है। इसके साथ जो इंसिडेंट रे है ऐसे करके आ रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, और जो ऐसे करके वापस को रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप चाहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं, अलग अलग एंगल चेंज करके, टॉर्च का, कॉम का, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था।
मैंने उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टेबल भरा है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम और नॉर्मल के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसको समझने के लिए, अगले लॉ को समझने के लिए रिफ्लेक्शन के। अब मानिए कि आपने जो मोटी शीट ली थी पेपर की, जो आपने पेस्ट की थी बोर्ड के ऊपर, तो मान लीजिए आपने ये शीट पेस्ट की थी, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करके फाड़ लेना है, सही आप फाड़िएगा और उसको टिल्ट कर देना नीचे की तरफ को। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप मिरर रखेंगे, आप देख सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट। मिरर इस साइड पे आपने कोम रखा, बीच में से खाली है कोम, मतलब कवर नहीं किया, टॉर्च फेंका, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी जो रे है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्लेन आपने क्या किया, ये जिस पे सब कुछ हो रहा था इसको मोड़ दिया नीचे की तरफ को। अब क्योंकि आपने इसको नीचे की तरफ को मोड़ दिया है, इस वजह से वो तीनों चीजें एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक प्लेन में नहीं आ पाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे पास नॉर्मल है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये नॉर्मल के कहीं पे भी वही एंगल बना सकता है ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मान लीजिए ये वाला एंगल 20 डिग्री है, 20 ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, पर एक्चुअली वो बनता उसी प्लेन में है ऐसे करके। अगर ऐसे होगा तो ऐसे, तीनों ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो इससे हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। अब जो पहेली और बोझो हैं वो दोनों के दोनों क्लासरूम के बाहर थे, और वो देखते हैं कि जो सोर्स है वो टॉर्च की जगह हम सन का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। आप चाहें तो रे स्ट्रीक एपरेटस का भी यूज कर सकते हैं जो आपकी लैब में अवेलेबल होगा। हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो पिछली क्लास में पढ़ी थी आपने। वो ये थी कि जब प्लेन मिरर के अंदर हमारी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो क्या वो इरेक्ट बनती है या अपसाइड डाउन बनती है। तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है। आप प्लेन मिरर यूज करते हैं और जो इमेज है वो उतनी ही दूर दिखाई देती है जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है या प्लेस्ड होता है। क्या इस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। चलिए एक एक्टिविटी और ट्राई करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट है O हमारे पास, और उसके सामने एक प्लेन मिरर रखा गया है PQ। उसके ऊपर दो रेज पड़ रही हैं, एक OA है, एक OC है। ये दोनों इंसिडेंट रे है। क्या आप डायरेक्शन दिखा सकते हो कि कौन सी होगी रिफ्लेक्टेड रे की? वेल, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। और अगर आप इन रेज को पीछे की तरफ को एक्सटेंड करोगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो वो आपको जाकर आई पॉइंट के ऊपर मिलेंगी। ये आई पॉइंट वही पॉइंट है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर के पीछे। ये एक वर्चुअल इमेज है, इसीलिए आप इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एक और चीज आपने देखी होगी, जब आप शीशे में खड़े होके देखते हैं तो शीशे के अंदर जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट साइड पे दिखाई देता है और राइट साइड का जो हैंड है वो आपको लेफ्ट पे दिखाई देता है। कहने का मतलब उल्टा हो जाता है। इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए कुछ पैरेलल रेज जो हैं इंसिडेंट रे की, वो पड़ रही हैं एक इरेगुलर सरफेस के ऊपर जो खुरदुरा है। अब याद रखिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा उसी एंगल पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो सरफेस है ये रफ है, उस पे इरेगुलरिटी है, इसीलिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज हो जाएगी। उसकी जो रेज है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं
बेशक वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन इरेगुलरिटीज होने की वजह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमें, वो डिफ्यूज होगा या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सरफेस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ लगे नहीं है, वो लगे हैं, लेकिन इरेगुलरिटीज जो थी सरफेस के ऊपर उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दूसरी साइड पे अगर जो रिफ्लेक्शन फॉर्म किया जाता है स्मूथ सरफेस के ऊपर, जैसे मिरर के केस पे, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो इस केस में इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो भी रेगुलर होती है। अब क्या हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं क्या वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है? अपने आसपास हम जो भी चीजें देखते हैं वो इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है। जैसे मैं मून का एग्जांपल लूं, मून जो है वो सन से लाइट रिसीव करता है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, तभी हम मून को देख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, फायर, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैंप। इनकी जो लाइट है डायरेक्टली हमारी आंखों पे पड़ती है, इनको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए जो इन्हें लाइट अप करेगा, इसीलिए हम इन्हें देख पाते हैं, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है। इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, क्या जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो एक मिरर से आपको मिल रही हैं, आप उसे फर्दर रिफ्लेक्ट कर सकते हो? चलो पढ़ते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को और ज्यादा आप कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। पिछली बार जब हेयर कट करवाने गए थे तो बार्बर ने क्या किया था, बालों का पिछला हिस्सा दिखाने के लिए आपको शीशा रखा था पीछे। तो ये जो इमेज है पिछले साइड की, वो उस शीशे पे पड़ी, उसने रिफ्लेक्ट किया और आपको आगे वाली स्क्रीन पे जो शीशा लगा हुआ है वहां पे दिखाई दिया। तो दो मिरर्स पे रिफ्लेक्शन हुई, एक ने दूसरे पे भेजा और वहां से हमें दिखाई दिया। इनफैक्ट यही केस होता है पेरिस्कोप के अंदर जो यूज किए जाते हैं सबमरीन्स में। देखो कोने पे लगा हुआ है, फिर नीचे कोने पे लगा हुआ है, तभी आप नीचे से ऊपर की चीज देख सकते हो। बहुत टाइम पहले जब वर्ल्ड वॉर होती थी तब ये डिस्कवर किया गया था कि सबमरीन्स जो पानी के नीचे होती हैं वो ऊपर कैसे डिटेक्ट करे कि खतरा है या नहीं है। तो सबमरीन्स हो गए, टैंक्स हो गए, जो सोल्जर्स यूज करते थे बंकर्स के अंदर, वो लोग बाहर देखने के लिए यूज करते थे पेरिस्कोप। अब बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेन मिरर लगे हों तो सिंगल इमेज की जगह मल्टीपल इमेजेस आती हैं। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। आपने दो प्लेन मिरर ले लेने, जैसे घर पे आम मिलते हैं, और उनको 90 डिग्री पे जोड़ दो आप एक दूसरे के साथ, एज टू एज टच कर दो, और बीच में ना कोई ग्लू लगा देना ताकि वो ज्यादा मूव ना करे। अब इन दोनों के बीच में अगर आप एक सिक्का रख देते हो, जब ये 90 डिग्री पे जॉइंट है, तो आपको कितनी इमेजेस दिखाई देती हैं? दो इमेजेस दिखाई देंगी। अगर आप इनको 40 डिग्री पे रख देते हो तो 7 इमेजेस, 60 डिग्री पे दो मिरर्स को रखते हो तो 5 इमेजेस, 120 डिग्री पे रखते हो तो 2 इमेजेस, 180 डिग्री पे रखते हो, यानी कि ऐसे करके तो एक ही इमेज फॉर्म होगी। अगर इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हो तो इनफाइनाइट इमेजेस आपकी बन जाएंगी। तो ये याद रखना कि नंबर ऑफ मिरर्स पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि ज्यादा डिपेंड करता है एंगल पे कितने रखा हुआ है मिरर्स को, जिससे आप मल्टीपल इमेजेस पा सकते हो। इनफैक्ट एक सुंदर इमेज बनाने के लिए लोग यूज करते हैं कैलाइडोस्कोप। सुंदर इमेज का मतलब अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए यूज किया जाता है कैलाइडोस्कोप, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 प्लेन मिरर ले लो जो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, 15 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर के, और उनको ट्रायंगल की शेप में ऐसे करके ज्वाइन कर लो। अब वो जो प्रिज्म आपका बन रहा है उसको आपने बीच में डाल देना एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के। जो सर्कुलर कार्डबोर्ड है ना वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। अब उस कार्डबोर्ड की एक साइड पे आपने एक डिस्क लगा देनी है जिसके अंदर होल है, जिससे आप बेसिकली देखोगे। अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, जहां पे प्रिज्म एक दूसरे को टच कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वहां पे आपने एक ग्लास प्लेट लगा देनी है, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर आपने अलग अलग कलर के ना छोटे छोटे टूटे हुए कलर्ड ग्लास रख देने, छोटे छोटे पीसेस रख सकते हो बैंगल के। और दूसरा एंड जो है ट्यूब का, उसे आपने ग्राउंड ग्लास प्लेट से बंद कर देना है। प्रिज्म के अंदर आपने ग्लास लगाया
और दूसरा एंड ग्राउंड ग्लास प्लेट से बंद कर दिया। बीच में ना स्पेस होना चाहिए, प्रिज्म जहां बंद किया और जो सिलेंडर बंद किया है। अब आप देखोगे आपका कैलाइडोस्कोप जो है वो तैयार होगा। अगर आप होल से उसके अंदर देखोगे तो हर बार आपको अलग तरीके का पैटर्न दिखाई देगा, कभी भी सेम पैटर्न नहीं दिखाई देगा जो वो कलर्ड बैंगल्स के टुकड़े बना रहे हैं। इनफैक्ट जो डिजाइनर्स हैं वॉलपेपर के, फैब्रिक के, आर्टिस्ट के, वो कैलाइडोस्कोप देखते हैं अलग अलग पैटर्न्स देखने के लिए जो वो यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। तो है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज। ये जो कैलाइडोस्कोप है ये बेसिकली काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं सनलाइट वाइट या कलर्ड होती है। वेल, हमने पढ़ा है कि जो सनलाइट है उसे रेफर किया जाता है कि वो वाइट लाइट होती है, पर हमें ये पता है दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए? आपने क्या करना है, एक वो वाली लोकेशन ढूंढनी है जहां सन रेज पड़ रही हूं और एक कटोरी लेके उसके अंदर ऐसे करके आपने मिरर रख देना है, ऐसा कि उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हूं। आप जो सन रेज इसके ऊपर पड़ रही है मिरर के ऊपर, आप इसको सामने वॉल पे देख सकते हैं, आपको प्रिज्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी जो वॉल है वो कलर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर शीट लगा सकते हो। आपको दिखाई देगा कि जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो रही है कलर्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो भी इसी फिनोमिना से काम करता है, डिस्पर्जन के फिनोमिना से। अब बात करते हैं हमारी आंख के अंदर क्या है। देखिए, जब चीजों से लाइट हमारी आंख के अंदर पड़ती है तो हम चीजें देख सकते हैं। तो जो आई है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ये हमें मदद करता है चीजों का स्ट्रक्चर समझने के लिए, वर्किंग समझने के लिए, कलर पहचानने के लिए। अब जो आई है वो मोर और लेस स्फेरिकल है शेप के अंदर। इसका जो आउटर कोट है आई का, आपको पता है ये व्हाइट कलर का होता है। ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स ऑफ द आई को कि एक्सीडेंट्स की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहे। इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आगे का, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, ये आप देख सकते हो। और कॉर्निया के पीछे ये वाला जो ब्लैक कलर का आपको या ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये डार्क मसल का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के बिल्कुल बीच में आपको एक छोटी सी ओपनिंग दिखाई देगी, उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो जो प्यूपिल का साइज है वो कंट्रोल किया जाता है आइरिस के द्वारा। ये हमारी आई को एक अलग सा कलर भी देता है। कुछ लोगों की, जैसे मैंने बताया, ग्रीन आईज होती है, वो एक्चुअली आइरिस का कलर होता है। आइरिस कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जानी है, कब बंद करना है, कब खोलना है हमारे प्यूपिल को। चलिए एक बार अपने फ्रेंड की आईज जरूर चेक करना। अगर उसके अंदर आप टॉर्च दिखाते हो या लाइट डालते हो तो आइरिस कैसा हो जाता है, और जब लाइट हटाते हो तो किस तरीके का आइरिस जो है वो रिएक्ट करता है। हुआ क्या होगा, जब टॉर्च मारी होगी तो जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो गया होगा ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जाए हमारे आईज के अंदर, रेटिना तक। और जब लाइट को आपने बंद कर दिया टॉर्च की तो जो प्यूपिल है वो एनलार्ज हो जाता है, अपने साइज पे आ जाता है ताकि ज्यादा लाइट पास हो, हमारे रेटिना तक पहुंचे। तो ये जो प्यूपिल है ये कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए आंख के अंदर। अब ये जो हमारा प्यूपिल है आंख का, वो बेसिकली एक लेंस होता है जो थिकर होता है सेंटर से। अब कौन सा लेंस है जो बीच में से मोटा होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, साइड से थोड़ा थिन होता है। और अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो वो बीच में से थिन होता है। जितना मोटा कन्वेक्स होता है उतना मोटा नहीं होता, आपने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर। तो जो लेंस है वो फोकस करता है सारी की सारी लाइट जो हमारी आंख के अंदर पड़ रही है बैक ऑफ द आई पे। एक लेयर होती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। जो रेटिना है उसके अंदर अलग अलग तरीके के नर्व सेल्स होते हैं। तो सेंसेशन महसूस होती है नर्व सेल्स को, जो कि ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिक नर्व्स के जरिए। 2 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं कोन सेल्स जो सेंसिटिव होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं ब्राइट लाइट को। बी से ब्राइट लाइट, सी से कोन, तो बी सी जो अल्फाबेट में आता है वैसे याद करना। और रॉड सेल्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट को, जब कम लाइट होती है। तो जो कोन्स हैं वो कलर भी सेंस कर लेते हैं, सी से कोन, सी से कलर।
तो जो बीच का हिस्सा होता है ना ऑप्टिक नर्व और रेटिना का, वहां पे कोई सेंसरी सेल नहीं होता, कोई विजन पॉसिबल नहीं है उस स्पॉट पे, इसलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। एक शीट पे ना एक साइड पे क्रॉस और उसी के राइट साइड पे डॉट मारना। सबसे पहले आप लोग अपनी अगर लेफ्ट आई क्लोज करोगे तो उस शीट को धीरे स्लोली ऐसे पास और दूर करना, और उसके बाद ये सेम एक्टिविटी आप अपनी राइट आई को बंद करके ट्राई करने की कोशिश करना। तो आप यही देखोगे कि किसी केस में क्रॉस गायब हो जाता है, कभी डॉट गायब हो जाता है, जो यही शो करता है कि एक पॉइंट है रेटिना के ऊपर जो मैसेजेस सेंड नहीं कर सकता ब्रेन को जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है। अब जब आप कोई चीज देख लेते हो तो उसकी इमेज एकदम से गायब नहीं हो जाती रेटिना से, इनफैक्ट वो रहती है रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड। तो अगर स्टिल रुकी हुई इमेजेस को हम फ्लैश करते हैं अपनी आंखों के आगे से, फटाफट निकालते हैं जो रेट फास्टर हो देन 16 इमेजेस पर सेकेंड, तो आई को ऐसे लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। कैसे इसको प्रूव किया जाए मैं आपको बताती हूँ। आपकी ना बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे मैंने यहाँ पर इस शीट के अंदर एक साइड रोता हुआ इंसान और एक साइड ये केज बनाया। बीच में से अगर आप धागा निकाल दोगे और इसको ऐसे ऐसे करके हिलाओगे, फ्लिप करोगे धागे के साथ, तो आपको लगेगा कि ये जो मैन है ये केज के अंदर है। वैसे ही बुक के अंदर एक पिजन बनाया हुआ है, दूसरी साइड केज बनाया हुआ है, और आपको बोला ऐसे करके आपने धागा बीच में से लटका के उसे फ्लिप करना है तेज तेज। तो आपको ये लगेगा कि जो पिजन है वो एक्चुअली केज के अंदर ही बंद है। इवन जब आप मूवीज देखते हो उसमें कुछ नहीं होता, वो जो इमेज है उसका रेट होता है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, जो ज्यादा है 16 पिक्चर्स या इमेजेस पर सेकेंड से, इसीलिए वो हमें मूविंग पिक्चर की तरीके से दिखाई देती है। जो नेचर है उसने हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड्स दी हैं जो बंद हो जाती हैं जब बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है और अपने आप खुल भी जाती है ठीक होने पे। तो ये जो आईज हैं ये ऐसा करिश्मा है जो पास दूर की चीजें देख सकती हैं। एज के हिसाब से विजन की प्रॉब्लम आ सकती है, अलग अलग इंसान को अलग अलग डिस्टेंस पे चीजें दिखाई दे सकती हैं। नॉर्मली जो आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो वो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को पास की चीजें दिखाई ढंग से दे जाती हैं, दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस में लोगों को दूर की चीजें प्रॉपरली दिखाई दे जाती है, पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सूटेबल लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं, कनकेव या कॉन्वेक्स। वैसे ही जब कोई इंसान बूढ़ा होने लग जाता है तो आई साइड ना फॉगी सी हो जाती है, क्योंकि आई लेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वहां क्लाउडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वो क्लाउडी हो जाता है। इसकी वजह से हम बोलते हैं इंसान को कैटरैक्ट हो गया है, और लॉस ऑफ विजन का भी चांस है। कई बार अगर एक्सट्रीम केस हो जाए तो इसको डिफेक्ट को ट्रीट किया जा सकता है। जो ओपेक लेंस है, धुंधला लेंस हो गया, उसे रिमूव करके एक नया आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि ये प्रोसेस मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेता, एक मशीन के द्वारा ही आपको पंप मारा जाता है और वो ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाती है, मतलब कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ जाता है कि आंखों की केयर करना बहुत जरूरी है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। जैसे चश्मा लगा है तो उसे पहनो वरना नंबर बढ़ जाएगा। बहुत कम और बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए खराब होती है, आईज को स्ट्रेन कर देती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा लाइट जब हो तो सन ग्लासेस पहन के निकलो अगर आप सन में निकल रहे हो, और लेजर टॉर्च की जो लाइट है वो आपके रेटिना को इंजर कर सकती है। कभी भी सन को डायरेक्टली मत देखो या पावरफुल लाइट सोर्स को डायरेक्टली मत देखो। आईज को बार बार मत रब करो, खास तौर पे ना जब डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो उसको घसीटो मत, उसमें प्रॉब्लम आती है। आईज को प्रॉपरली वॉश करो और हमेशा एक डिस्टेंस पे रख के पढ़ो। मैंने बहुत बार देखा है जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो ऐसे अंदर घुस के पढ़ते हैं, उसकी वजह से चश्मे लग जाते हैं। तो अगर खाना प्रॉपर नहीं खाओगे तो आंखों में प्रॉब्लम आएगी, डिजीजेस आएंगी। विटामिन प्रॉपर नहीं लोगे तो नाइट ब्लाइंडनेस होनी शुरू हो जाएगी, अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बोला जाता है डाइट के अंदर विटामिन ए होना चाहिए जिससे नाइट ब्लाइंडनेस ना हो।
रॉ कैरेट खाओ, ब्रोकली खाओ, हरी सब्जियां खाओ, स्पिनच खाओ, कॉड लिवर ऑयल हो गया जो रिच होता है विटामिन ए के अंदर, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, इनके अंदर भी विटामिन ए होता है। अब बात करते हैं एनिमल्स की आईज के बारे में जो अलग अलग शेप्स की होती हैं। अगर क्रैब की बात की जाए तो बहुत छोटी आईज होती है उनकी, बट वो सब जगह देख सकते हैं। क्रैब के ऊपर अगर कोई एनिमी, दुश्मन पीछे से भी अटैक कर रहा है वो देख लेगा। बटरफ्लाईज की जो आंखें हैं वो बड़ी होती है, ऐसे लगता है थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आईज, छोटी छोटी जो आंखें हैं वो चिपकी हुई हैं। वो सिर्फ फ्रंट और साइड में नहीं देख सकते, पीछे भी देख सकते हैं। जो रात में जागते हैं बर्ड्स, जैसे आउल हो गया, वो बहुत अच्छे तरीके से नाइट में देख सकते हैं, पर वो दिन में नहीं देख सकते। लेकिन जो दिन वाले बर्ड्स हैं जैसे काइट, ईगल, वो दिन में देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउल जो है उसके पास बड़ा कॉर्निया होता है, बड़ा प्यूपिल होता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए आईज में। उसके पास जो रेटिना है उसके अंदर ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं, डिम लाइट में रॉड सेल्स, और कोन सेल्स कम होते हैं। जो डे बर्ड्स होते हैं ऑन दी अदर हैंड, उनके पास कोन सेल्स ज्यादा होते हैं। दिन के टाइम पे आइसक्रीम कोन खाते हो तो ऐसे याद रखना, मैंने ऐसे किया हुआ है, और कम रॉड सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्चुअली चैलेंज्ड लोगों की जो पढ़ नहीं सकते, वो कैसे पढ़ें। कुछ बच्चे बचपन से ही देख नहीं पाते, उनके विजन में प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग जो हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी आई साइड लूज कर देते हैं बीमारी की वजह से। तो चीज़ों को वो टच करके, वर्ड्स को सुन के ध्यान से अपने और सेंस ऑर्गन्स ना डेवलप करते हैं। आजकल और भी ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे दो कैटेगरीज हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स तो मतलब लेंसेज लगा लिए, बायफोकल, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए, टिंटेड लेंसेज लगा लिए, मैग्नीफायर लगा लिया, टेलीस्कोपिक एड्स यूज कर ली ताकि लेंस यूज करके आप प्रॉपर विजन कर सको। नॉन ऑप्टिकल एड्स का मतलब जैसे आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हो, बड़े बड़े वर्ड्स रख दिए जाएं, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा दी जाए, या चीज़ों को प्रॉपर डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो हो सकता है कुछ लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, टेक्चुअल एड्स कहने का मतलब टच करके जिनको आप महसूस कर सकते हो, जैसे ब्रेल स्लेट आजकल आ गई है, जो लोग नहीं देख सकते वो नोट्स उसके द्वारा तैयार कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग में हेल्प की जाती है। उसके अलावा आ जाती है ऑडिटरी एड्स, जिससे आप सुन सकते हो। आजकल कंप्यूटर्स में ऐसे कैलकुलेटर्स आ गए हैं कि आपको बोलना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स ऐसी आ गई हैं जिससे, जैसे सीडीज हैं, वॉइस बॉक्सेस हैं, जो कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो एक इम्पेयर्ड इंसान की मदद करते हैं कि वो बोल के अपना काम चला सकता है। तो ये सारी एड्स जो हैं ये काम करती हैं। अब ब्रेल सिस्टम क्या है? ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए जो सिस्टम होता है, रिसोर्स होता है, उसे हम ब्रेल बोलते हैं। ल्यूइस ब्रेल जो थे वो खुद विजुअली चैलेंज थे और उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था, इसको पब्लिश किया था 1821 के अंदर। इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया 1932 के अंदर। ब्रेल कोड जो है वो कॉमन लैंग्वेजेस के लिए बना हुआ है, मैथ्स के लिए बना हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए बना हुआ है, इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ी जा सकती है इस ब्रेल सिस्टम के अंदर। आप देख सकते हैं जो ब्रेल सिस्टम है उसके अंदर 63 डॉट पैटर्न्स हैं जिसे हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। हर एक कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक लेटर को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को, एक कॉमन वर्ड को, या कोई ग्रामेटिकल साइन को। तो इसके अंदर जो डॉट्स हैं उन्हें अरेंज किया जाता है एक सेल के अंदर, जिसके अंदर 2 वर्टिकल रोज होती हैं ऑफ 3 डॉट्स ईच, ये ध्यान रखना। अब अलग अलग पैटर्न होता है डॉट्स का जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग इंग्लिश लेटर्स को। जैसे कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने, CAT कैसे लिख सकते हो, एंड के लिए क्या पैटर्न है, कॉमा के लिए क्या पैटर्न है, ये पहले याद करवाया जाता है विजुअली चैलेंज लोगों को, जिससे उनको ईजी हो जाता है इसको टच करके समझना। इस स्क्रिप्ट को याद करके आप काफ़ी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो टाइपराइटर जैसे डिवाइस या प्रिंटिंग मशीन्स भी डेवलप कर दी गई हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की हेल्प करते हैं।
तो ऐसा नहीं होता कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो कुछ अचीव नहीं कर सकते, इनफैक्ट उनके बाकी सेंस ऑर्गन्स बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है, मतलब उनमें कोई और खास क्वालिटी होती है। जैसे अगर उनकी अचीवमेंट की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे जिन्होंने हर कंट्री को जहां से वो थे उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाई है। जैसे दिवाकर जो थे, उन्होंने एज अ सिंगर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी। रविंद्र जैन जो बिल्कुल विजुअली चैलेंज थे, उन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री हासिल की इलाहाबाद से, और उनको बोला जाता है कि वो एक्सलेंट लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं। वैसे ही लाल अडवाणी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज को रेज किया इंडिया के लेवल पे। हेलन ए केलर जो हैं, एक अमेरिकन ऑथर हैं, एक लेक्चरर हैं और बहुत वेल नोन है अपने काम के लिए। उन्होंने अपनी आईसाइट गवा दी थी जब वो 18 इयर्स की थी, पर उनकी जो हिम्मत थी, करेज थी, उसकी वजह से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की यूनिवर्सिटी से और बहुत सारी बुक्स लिखी, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। तो ये सब अचीवमेंट्स कोई कम नहीं होती किसी विजुअली इम्पेयर्ड इंसान के लिए। अब लास्ट चीज ये है कि जो आईज हैं वो एक गिफ्ट है अगर आपको मिली है भगवान की तरफ से, तो जनरली जो लोग हैं डेथ के बाद आईज डोनेट कर सकते हैं ताकि कोई और इंसान भी इस दुनिया को देख सके। कौन डोनेट कर सकता है? मेल फीमेल कर सकता है, किसी भी एज का इंसान कर सकता है, कोई भी सोशल स्टेटस हो आप डोनेट कर सकते हो। अगर आप स्पेक्स यूज कर रहे हो तब भी डोनेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एड्स है, हेपेटाइटिस बी सी है, रेबीज है, ल्यूकेमिया है, टेटनस की प्रॉब्लम है, मतलब इंजेक्शन लगे हैं, कॉलरा है, एंसेफेलाइटिस है, उसमें ना थोड़ा दिमाग जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो ये बीमारियों वाले नहीं डोनेट कर सकते, वरना डेथ के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर डोनेट करना होता है। अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को किसी आई बैंक के पास, या आप अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो जो आपके क्लोज वंस है कि आई विश टू डोनेट माय आईज फॉर अ नोबल कॉज, ताकि किसी और को नजरें मिले देखने के लिए इस दुनिया को। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।